कक्षा 9th के भौतिक विज्ञान से 12वां अध्याय ध्वनि को लेकर के आए हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है जो काफ़ी कंपटीशन के दृष्टिकोण से और अपने स्कूल के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से इसको पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन के बारे में समझते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत साधन है, इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत साधन है, इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसे संजो करके रखना चाहिए। दूसरा लाइन है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अब जलने का सेंस ये नहीं हुआ कि देख के जलना, ठीक है। जलने का सेंस ये नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को देख करके जलना। तप में जलो, ठीक है। कठिन परिश्रम के लिए जलो, कठिन परिश्रम करो, ठीक है। इसका सेंस ये है। पहला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्राध्वनिक चाल की परिभाषा दीजिए। प्राध्वनिक चाल की परिभाषा दीजिए। उत्तर होगा, ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है तो उसे प्राध्वनिक चाल कहते हैं। कब अच्छा उत्तर है, एक लाइन का है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि बूम किसे कहते हैं। ध्वनि बूम किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक बूम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, चौथा नंबर, ठोस द्रव व गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रश्न 5 है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो उत्तर होगा 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुरणन किसे कहते हैं, इसे कैसे कम किया जाता है। देखेंगे अनुरणन के बारे में। इसका उत्तर होगा कि ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है, अनुरणन कहलाता है। ठीक है। ध्वनि जैसे आप देखते हैं सिनेमा घरों में उनकी छतें जो होती है वर्तुलाकार बनाई जाती है,
गोल गुम्बद की तरह, क्योंकि ध्वनि के बार बार परिवर्तन के वजह से उसमें गूंज पैदा होता है, और जब गूंज पैदा होता है तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। और बार बार ध्वनि किसी दीवारों से टकरा करके एक ही ध्वनि बार बार सुनाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। लेकिन इसके बचाव के लिए आप देखे होंगे कि सिनेमा घरों के दीवारों पर पतले पतले छिद्र किए जाते हैं, ताकि इस ध्वनि को क्या किया जा सके? अवशोषित किया जा सके दीवारों के द्वारा। और ध्वनि के अवशोषण के उपरांत ध्वनि बार बार उस रूम में गूंज पैदा नहीं करती है। ठीक है, तो यही अनुरणन कहलाता है। अगला है, अब इसमें लिखा भी है, इसे कम करने के लिए भवनों की पर्दे लटकाए जाते हैं ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके। इसके अतिरिक्त कमरे के श्रोताओं की उपस्थिति अधिक हो तो भी ध्वनि का अवशोषण हो जाता है। और दीवारों में छिद्र भी किए जाते हैं पतले पतले, ताकि उसमें, अब ये नहीं कि आर पार छिद्र किए जाते हैं, थोड़े हल्के फुल्के खुरदुरे दीवारें की जाती हैं, ताकि उस ध्वनि को, या थर्माकोल फाइबर को लगाया जाता है, पर्दा को लगाया जाता है, ताकि ध्वनि को क्या अवशोषित किया जा सके। 9वां प्रश्न है, मनुष्यों में, ध्यान से देखेंगे, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है? मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना होता है? देखेंगे, इसका उत्तर होगा, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अर्थात इतना ही परिसर होगा। 20 हर्ट्ज से यदि कम ध्वनि होती है उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से एवं ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। कौन ध्वनि कहते हैं? पराध्वनि कहते हैं। और इसी रेंज में 20,000, इसी रेंज में 20,000 20 HZ से 20 HZ से 20, इसको किलो हर्ट्ज भी KHZ भी कहते हैं, इसके बीच की ध्वनि को मानव क्या कर लेता है? सुन लेता है। समझिए ना, इसके बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है, अन्यथा अगर इससे कम होगा तो सुनाई नहीं देगा, इससे अधिक होगा तब भी सुनाई नहीं देगा। इसीलिए मनुष्य की ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अगला प्रश्न 10वां नंबर है, ध्यान से देखेंगे, अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि की परास क्या है? उत्तर होगा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका परास 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। 11 नंबर होगा, ध्यान से देखेंगे, 11 नंबर क्या प्रश्न है? पराध्वनि किसे कहते हैं? पराध्वनि की परास क्या है? उत्तर होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहते हैं। इसका परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका परास कहाँ होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे हम पराध्वनि कहते हैं। और ये ध्वनियों को कौन कौन से जीव समझ सकते हैं? जैसे चमगादड़ समझ सकती है, ब्लू व्हेल समझ सकती है। ये सारी जितने भी जीव हैं इन ध्वनियों को, पराध्वनियों को आसानी से समझ लेते हैं। कुत्ता भी समझ सकता है। अगला प्रश्न 12 है, पराध्वनि के 3 अनुप्रयोगों को लिखें। पराध्वनि के 3 अनुप्रयोग देखेंगे, ये 3 अनुप्रयोग इसमें उत्तर होगा। पराध्वनि के अनुप्रयोग, पहला है, पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में की जाती है जहां तक पहुंचना कठिन है, जैसे सर्पिलाकार नली, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इत्यादि। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों के दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में पराध्वनि अल्ट्रासाउंड, इसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अंग्रेजी में अल्ट्रासाउंड कहते हैं, का प्रयोग बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न 13 नंबर, पराध्वनि की आवृत्ति निम्न या उच्च में से क्या होती है? पराध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। क्या होती है? पराध्वनि की आवृत्ति निम्न नहीं उच्च होती है।
चौथा प्रश्न है, इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं? 14वां प्रश्न है, इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं? प्राध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। प्राध्वनि तरंगों को हृदय के पास भेजकर विभिन्न भागों के परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? इस तकनीकी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किन बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है? किन किन बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है? इसमें देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी एक तकनीक है जिसमें पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है तथा इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। यह तकनीकी अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाती है। इस तकनीकी का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। पहला बीमारी है, शरीर में उत्पन्न असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, जैसे ट्यूमर, पित्त पत्थरी, गुर्दे का पत्थरी इत्यादि, इन अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। गर्भाशय संबंधित बीमारियों के लिए, पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, सोनार शब्द का पूरा नाम लिखो। सोनार शब्द का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, सोनार क्या है? इसका उपयोग लिखो। सोनार क्या है? इसका उपयोग लिखो। अच्छा प्रश्न है। अब इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। सोनार एक युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है जिसमें एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। सोनार की तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। किसमें? एंगस्ट्रॉन में। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और कभी भी तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य एक लंबाई है और इसको एंगस्ट्रॉन से व्यक्त किया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। दो क्रमिक संपीड़नों या शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्डा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो क्रमिक संपीड़नों या शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अगला है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है अनुदैर्घ्य तरंग, तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिसमें तरंग चल रही होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। जिसमें तरंग चल रही होती है जिसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है?
तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिससे तरंग चल रही होती है अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। अगला है अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान से देखेंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, यह अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अनुप्रस्थ तरंग, तरंग जिसमें माध्यम के कण उस दिशा में जिसमें गति कर रही है उस दिशा में गति करते हैं, जिस गति कर रही है समकोण पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ से अगर ये माध्य स्थिति है तो इस माध्य स्थिति से ऐसे लंबवत गति करते हैं, ठीक है, श्रृंग और गर्त में गति करते हैं। और इन्हीं दो वेवलेंथों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं, जिसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब इन्हीं दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। और लैम्डा का क्या होता है? लैम्डा का मात्रक मतलब तरंगदैर्घ्य, लैम्डा तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं और दो श्रृंगों के बीच की दूरी को लैम्डा तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तालाब के जल के सतह पर बनी हुई जल तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है? ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है? यहां से ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है? ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्र में जितनी ऊर्जा होती है वह ध्वनि की तीव्रता होती है और ध्वनि की प्रबलता की माप ध्वनि के स्रोत के कंपनों द्वारा कान पर पहुंचने से होता है। अगला है कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए होती है जिससे ध्वनि का परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कोनों तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होती है? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होती है? जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है, वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करती है। इसी प्रकार ध्वनि तरंग क्षैतिज दिशा में चलती है तो माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जैसे ध्वनि की तरंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ये ध्वनि का सोर्स है तो कभी ये संपीड़न विरलन के रूप में चलती है ध्वनि की तरंगे, और ये एक दूसरे कण को संपीड़ित करती है और क्या करती है? मतलब संपीड़ित करती है और विरलित करती है, ठीक है। माध्यम के कण आगे पीछे एक क्षैतिज रेखा में चलती है, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंगे इसे कहते हैं। ध्वनि की तरंगे विक्षोभ के कारण आगे की माध्यम के विक्षोभ के कारण ध्वनि आगे दिशाओं में चलती रहती है। अगला प्रश्न है तड़ित बिजली की चमक तथा गर्जन के साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखेंगे इसका उत्तर। तड़ित बिजली की चमक तथा गर्जन के साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तीव्र होती है। चूंकि प्रकाश चमक हम तक जल्दी पहुंच जाता है और गर्जन ध्वनि अर्थात ध्वनि हम तक निम्न चाल के कारण देर से सुनाई देती है। चाल कम होने के कारण ध्वनि की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हार्न तथा
शहनाई जैसी वाद्य यंत्र सभी इस युक्ति के आधार पर बनाए जाते हैं। स्टेथोस्कोप, दूसरा स्टेथोस्कोप जो जिसको आप कहते हो आल्ला, क्या कहते हो, आल्ला, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है, इसमें लगा रहता है, डॉक्टर कानों में लगा करके क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी एकांक क्षेत्र पर इसे 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करते हैं। तरंग गति क्या है, अगला प्रश्न है, तरंग गति क्या है। तरंग गति माध्यम से प्रगमन करता हुआ कंपन विक्षोभ है, जिसमें दो बिंदुओं के बीच सीधे संपर्क हुए बिना एक दूसरे बिंदु को ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग में कोई दो अंतर लिखो। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, इन तरंगों में से माध्यम के कण गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं और इन तरंगों के शीर्ष एवं गर्त बनते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, इन तरंगों के माध्यम के कण की गति की दिशा के अनुदिश गति करते हैं। इन तरंगों में संपीड़न व विरलन बनते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाहरी कान परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है तथा एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कण या पटह कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कण पटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कण पटह को अंदर की ओर दबाता है और इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कण पटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कण पटह कंपन करता है और कण पटह के भीतर मध्य कण में इलियम, मेलियस और स्टेपिस नाम की 3 हड्डियां इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है और मध्य कण इन ध्वनि के तरंगों को आंतरिक कण तक पहुंचा देता है। आंतरिक कण में उपस्थित कर्णावत इन दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। यही इस प्रकार कान से ध्वनि सुनाई देती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आप ध्यान से इसको आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।